नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। बहुत ही खास जन्म कुंडली है और इसके माध्यम से कई सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी। जो ज्योतिष में विशेष रूप से रुचि रखते हैं और जो कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को देखते हैं, उनके लिए ये कुंडली बहुत ही समझने वाली है। बहुत ही अच्छी कुंडली है। अच्छी किस मामले में? समझने के लिए। लेकिन इस जातिका के एक जातिका के कुंडली है ये, और कहीं ना कहीं पारिवारिक और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें समस्या है। तो समस्या क्यों हो रही है, किन ग्रहों से हो रही है, वो हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रह योग कैसे व्यक्ति को जीवन में उथल पुथल का सामना करने के लिए विवश कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इनके पंचांग के तरफ। तो इनका जन्म जो है वो कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में, जो गंड मूल नक्षत्र है बुध का, और बुधवार के दिन जन्म हुआ है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण की हैं ये। अब इस कुंडली में सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके लग्न के विषय में, लग्न कुंडली पे चलते हैं और चर्चा करते हैं। ये मीन लग्न की हैं और राशि बनती है इनकी कर्क। तो ये अच्छा बात है। मीन लग्न के स्वामी बृहस्पति और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों आपस में मित्र होते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। अब लग्न के मालिक बनते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। वो जाके कहां बैठे हैं? तो कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तो लग्न का स्वामी जाकर के पराक्रम में बैठ गया। सबसे पहले ये जानिए कि मीन लग्न के लोग थोड़ा होते कैसे हैं। तो मीन मतलब मछली होता है, जल तत्व की राशि है। तो मछली जो है एक्वेरियम में या पानी में लगातार घूमती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसे जातक जीवन में क्या होता है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है, निर्णय उचित नहीं ले पाते हैं अपने जीवन में। इसीलिए ये भ्रमित रहते हैं और फिर कई लोगों के पास जाकर के और राय लेते रहते हैं। अब चूंकि लग्न भी जल तत्व का हो गया और राशि भी जल तत्व की हो गई, तो ऐसा जातक डिसीजन मेकिंग में हमेशा कहीं ना कहीं उसके समस्या रहती है। क्योंकि पंचम भाव में बैठे चंद्रमा भी कहीं ना कहीं बुद्धि को चंचल, हालांकि स्वराशिगत बैठे हैं लेकिन बुद्धि को चंचल करेंगे, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अश्लेषा नक्षत्र में इनका जन्म है। अब लग्नेश चूंकि जाकर के पराक्रम में बैठे हैं, तो जातक का व्यक्तित्व इसके पराक्रम में जाके बैठा है। तो ऐसा जातक यदि पराक्रम करे जीवन में, पराक्रम में ही उसका मुख्य, उसका जो व्यक्तित्व है पराक्रम में जाके समाहित है, तो जीवन में बहुत आगे जाता है। बृहस्पति यहां पे लग्न और दसम भाव के स्वामी होते हैं। अपने मूल त्रिकोण राशि से वो छठे चले गए, वो छठे भाव में चले गए हैं, और अपने लग्न से वो तीसरे भाव में बैठे हैं। तो जातक का व्यक्तित्व उसके पराक्रम में शामिल है। अब आगे चलते हैं। बृहस्पति देव यहां से बैठ करके और 1, 2, 3, 4 और 5 कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के सप्तम है, दांपत्य भाव पर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन में जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे। दांपत्य में समस्या तो इनके है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि क्या करेगी? दांपत्य में चीजों को संभालने की कोशिश करेगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव पे। जातक भाग्यवान है, निस्संदेह ये भाग्यवान है, और जीवन में इनके पास सब कुछ है जो आम जिंदगी जीने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए। हर प्रकार की सुख सुविधा इनके पास उपलब्ध है। यहां से दृष्टि पड़ेगी कुंडली के आय भाव पे, 7, 8, 9। तो आय इत्यादि के मामले में मैंने आपको बताया कि सब प्रकार से ठीक ठाक है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। अब समस्या कहां है, जरा ये समझिए। मैंने बताया क्या कि मीन लग्न के लोग कैसे होते हैं? तो थोड़े सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करने वाले, निर्णय नहीं ले पाते हैं, जीवन में ये डिसाइड नहीं कर पाते मुझे करना क्या है। और लग्न में ही यदि मंगल बैठ जाए, हालांकि मंगल इस कुंडली में विशेष कारक है, भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो जातक क्या होगा? जन्मजात भाग्यवान होगा। तो ये जन्म से ही, यानी शुरू से ही जीवन में हर प्रकार के सुख और धन धान्य से, क्योंकि धनेश भी लग्न में जाके बैठा हुआ है, तो धन धान्य हर प्रकार से समृद्ध है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब लग्न में जब मंगल बैठेंगे तो क्या करेंगे? तो व्यक्तित्व में जातक के एक जल्दबाजी, एक तो जल तत्व का लग्न और दूसरा मंगल का बैठना जातक को हर काम में जल्दबाजी के लिए, ऐसे जातक के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है और हर काम में वो जल्दबाजी मचाने लगता है। लग्न बैठेंगे मंगल
तो मंगल क्रोध है, मंगल पराक्रम है, तो ये मांगलिक बन गई। तो मंगल जब लगन में बैठेंगे तो जातक को क्या करेंगे, मांगलिक बना देंगे और उसको कहीं ना कहीं अपने क्रोध पे काबू नहीं रहेगा और जल्दबाज प्रवृत्ति का जातक ऐसा होता है। अब देखिए यहां से मंगल की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे पड़ी, तो चौथे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो भूमि वाहन मकान इत्यादि तो देंगे, लेकिन पारिवारिक सुखों में कहीं ना कहीं कलह कलेश की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि वो चौथे भाव को भी देखेंगे अपनी चौथी दृष्टि से और कुंडली के सप्तम भाव यानी बुध जो चौथे भाव के स्वामी उनको भी देखेंगे अपनी सातवीं दृष्टि से और आठवीं दृष्टि से उस सूर्य को देखेंगे। तो जब यहाँ पे वो अपनी सातवीं दृष्टि जब डालेंगे शुक्र और बुध पे, तो मंगल की दृष्टि जब सप्तम पे पड़ेगी तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगी, क्योंकि एक तो एक मांगलिक है, कुंडली मिला के विवाह हुआ है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, शायद ना हुआ हो। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि का पड़ना जातक के वैवाहिक जीवन में उथल पथल लेके आएगा, क्योंकि मंगल जो है एक गर्म ग्रह है और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां वो परेशानी देते हैं। तो यहाँ पे सप्तम पे दृष्टि डालेंगे शुक्र और बुध पे तो परेशानी देंगे जीवन में। अब देखिए एक और चीज देखिए, ये सप्तम भाव जो है एक तरफ केतु और एक तरफ सूर्य बैठे हैं, तो सप्तम भाव को इन्होंने पाप कर्तरी दोष में डाल दिया। सप्तम भाव पाप कर्तरी के मध्यस्थ आ गया। स्त्री की कुंडली है, बृहस्पति जो सप्तम भाव के कारक है, लेकिन विवाह के बाद का जो जीवन है वो तो शुक्र लेके चलते हैं। तो शुक्र सप्तम भाव के यहाँ पे सप्तम भाव के कारक माना गया है शुक्र को, तो सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, हालांकि बुध उच्च के बैठे हैं और शुक्र यहाँ नीच के बैठे हैं। लेकिन चलित चक्र जब जाके आप देखेंगे इनका, तो इनके चंद्रमा यहाँ केतु के साथ का प्रभाव दे रहे हैं और बुध यहाँ कुंडली में सप्तम भाव के नीच के सूर्य का प्रभाव दे रहे हैं, नीच के सूर्य के साथ बैठ करके और अष्टम भाव का प्रभाव दे रहे हैं। और शुक्र जो है वो संपूर्ण पाप कर्तरी दोष में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है शुक्र जो है नीच के हो गए हैं और अकेले हो गए हैं, तो दाम्पत्य में परेशानी देंगे क्योंकि वो मंगल से दृष्ट हैं। और शनि की साथ 10वीं दृष्टि भी कहां पड़ती है, शुक्र पे पड़ती है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो राज्यों को वो भंग कर देते हैं। व्यक्ति के पास सब प्रकार के सुख होते हैं, इनके पास हर प्रकार के सुख है, भूमि वाहन, अच्छा इनके पति नौकरी करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, धन धान्य सब कुछ अच्छा है इनके पास, लेकिन शनि की दृष्टि का शुक्र पे पड़ना वो सुखों में कमी करता है। तो परिवार में नित्य दाम्पत्य में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। और मंगल की दृष्टि यदि पड़ती है सप्तम में तो वो परिवार में जो है एक वायलेंस भी लेके आते हैं। ऐसे में हाथापाई भी यदि हो जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसा भी कई बार हो चुका है, क्योंकि मंगल की दृष्टि उग्र दृष्टि है। तो नीच के शुक्र का यहाँ अकेले बैठना और दो पापक ग्रह से दृष्ट होना, और मैंने आपको बोला है कि दो पापक ग्रह से कोई भाव दृष्ट हो जाए तो उस भाव में परेशानी आती है। लेकिन गनीमत तो यह है, प्लस पॉइंट तो यह है कि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है यहाँ पे। और बृहस्पति जो क्या है, एक थोड़े दिन तक समस्या रहती है और बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ दिन माने समस्या जिंदगी में आती जाती रहती है, कुछ दिन अच्छा चलता है फिर वापस वही स्थिति, कुछ दिन अच्छा चलता है फिर वापस वही स्थिति, माने परेशानी बनी रहती है। और ये सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका चंद्रमा जो है केतु के साथ बैठा है आकर के। अब चंद्रमा पंचम पति होकर यहाँ पे केतु के साथ बैठा है, पंचम भाव गर्भ का होता है, तो इनका एक दो बार गर्भपात भी हो चुका है, परेशानी तो इनको वहां भी आई है। तो ये सारी स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं खराब है। और मैंने आपको बताया है कि अष्टम भाव में पापक ग्रह का बैठना या उग्र ग्रह का या क्रूर ग्रह का बैठना तब भी दाम्पत्य को परेशानी में लेके आता है। और यहाँ सूर्य नीच के बैठे हैं और इनको 2/1/2019 से और 2/1/2025 तक सूर्य की ही दशा चलेगी और सूर्य यहाँ नीच राशि में बैठे हैं, तो निस्संदेह दाम्पत्य में परेशानी लेके आएंगे। आगे इनके कुंडली के 12वां भाव कैसा होता है? पति पत्नी के जो है बेडरूम का विचार हम यहीं से करते हैं, वहां राहु बैठे हैं, ये भी ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया है कि 12वें में, द्वितीय में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में, ये सब पापक ग्रह यदि यहाँ बैठ जाए यदि इन भाव में तो परेशानी देते ही देते हैं, या उनकी दृष्टि पड़े तो परेशानी आती ही आती है। तो यहाँ पे देखिए राहु की दृष्टि कहाँ पड़ती है, तो 9वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ती है। एक तो सूर्य नीच के हैं, ऊपर से जो है राहु की दृष्टि से दृष्ट है, और सप्तम भाव के मालिक बुध जाकर के नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य के साथ, अब चूंकि सूर्य नीच के हैं तो बुध का भी बहुत अच्छा प्रभाव हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, उसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अब इनको 21/10/2022 से 27/8/2023 तक
सूर्य में बुध का अंतर चलेगा। अब दोनों यहीं का फल दे रहे हैं, सूर्य अष्टम का ही। अब इनको ज्यादा परेशानी है, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं ये। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया कि चंद्रमा जो है वो केतु के साथ बैठ करके और ग्रहण योग का फल दे रहा है, इसीलिए मानसिक रूप से बहुत परेशानी है। शुरू में एक आध इनका जो संतान भी जो है कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। अब यहाँ पे इनको 17 जनवरी से, चूंकि कर्क राशि की है, तो कर्क राशि को शनि की ढैया लग जाएगी। तब तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि जो है कर्क राशि से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 जो है कहां रहेंगे? तो कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि से, क्योंकि वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो आप कर्क से यदि जोड़ेंगे यहां से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कुंडली के अष्टम भाव में इनके गोचर करेंगे। और अष्टम भाव में गोचर करके और दृष्टि उनके द्वितीय भाव पड़ेगी, तो कुटुंब कलेश इत्यादि देंगे ही देंगे और परेशानी देंगे, सप्तम पे दृष्टि डाल के, और थोड़ा संतान इत्यादि संबंध माने समस्या कुल मिला करके। क्योंकि शनि की साढ़े साथी और ढैया में सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? चंद्रमा यदि पीड़ित है तो मानसिक चिंताएं सबसे ज्यादा रहती है, तो चिंताएं थोड़ी बढ़ जाएंगी। क्योंकि इसके बाद भी इनको सूर्य में केतु का अंतर आएगा। कब से? तो 27 अगस्त 2023 से सूर्य में केतु का अंतर आएगा। और केतु कहां बैठे हैं? कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। तो समस्या कहीं ना कहीं ये लगातार आती रहेगी। अब मैंने जब षडबल में जाकर के देखा, तो देखा कि बुध सबसे मजबूत, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, गुरु और फिर मंगल, ये षडबल में मजबूत हैं। इसीलिए विवाह के इतने दिन हो गए और हमेशा ऐसा स्थिति आती है कि अब टूटा कि तब टूटा। लेकिन एक बृहस्पति की दृष्टि का होना और सप्तमेश का षडबल में मजबूत होना, शुक्र का षडबल में मजबूत होना, ये उन चीजों को कहीं ना कहीं संभाल लेता है। तो सिर्फ कुंडली देख करके एक नजर में फैसला मत कीजिए। क्या करिए? तो जाकर के षडबल में ग्रहों का बलाबल भी देखिए। परेशानी रहेगी, आपने देखा है परेशानी रहती है, लेकिन वैवाहिक जीवन चलते रहता है। तो ये वही वाली कुंडली है, परेशानी रहेगी, वैवाहिक जीवन चलते रहेगा, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। क्या उपाय मैं बताऊंगा आपको। अब मंगल इनके शनि के नक्षत्र में बैठे हैं 6 अंश पे। मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे हैं 6 अंश पे, यानी उग्र नक्षत्र में बैठे हैं। इनके शुक्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं 10 डिग्री पे, और बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं 10 डिग्री पे। अब समझिए यहां बात को। चंद्रमा जो है वो पीड़ित है, चंद्रमा यहां पीड़ित है, और चंद्रमा के नक्षत्र में ही बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बैठे हैं, और चंद्रमा ग्रहण योग का फल दे रहा है। तो ये परेशानी, ग्रहण यदि आप छोड़ भी देते हैं तो चंद्रमा जो है केमुद्रुम में बैठा है, चंद्रमा केमुद्रुम का फल दे रहा है, माने चंद्रमा कुल मिला जुला के पीड़ित है। तो जिस नक्षत्र में ये दोनों शुभ ग्रह बैठे हैं उनका स्वामी ही पीड़ित है, इसलिए वो दोनों भी अपना अच्छा फल प्रदान करने में असमर्थ हैं। इनका चंद्रमा जो है वो बुध की नक्षत्र में बैठा है, 27 डिग्री पे बैठा है। 27 डिग्री पे चंद्रमा सम राशि में कैसा होता है? तो विषम राशि में, सम राशि में चंद्रमा 27 डिग्री पे मृतक अवस्था में होता है। तो मृतक अवस्था में चंद्रमा के पास बलाबल है नहीं, मंगल मांगलिक बना ही रहे, तो ये सारी समस्या कहीं ना कहीं जातकों को परेशान करने वाली है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, इनके सप्तम भाव में मैंने जाके जब सर्वाष्टक वर्ग में देखा तो यहां पे सिर्फ 24 अंक हैं, जबकि कम से कम 28 अंक होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो 28 अंक हो तो बढ़िया माना गया है, उससे कम अंक हो तो परेशानी होती है, 20 से कम हो तो और ज्यादा परेशानी। लेकिन 24 अंक है तो मैं अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, काम चलाने लायक तो फिर भी है। तो परेशानियों के बीच में ये दाम्पत्य चलते रहेगा। इनका प्रश्न था कि दाम्पत्य टूटेगा तो नहीं, मेरा पति जो है मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इन भाव पे है, इसीलिए कहीं ना कहीं बचाव है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार नवमांश पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि नवमांश को जरूर देखना है दाम्पत्य के लिए। तो हम सीधा यहाँ पे लगन के देखिए, लगन के स्वामी यहाँ पे बुध बनेंगे, केतु के साथ बैठे हैं, और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, और चंद्रमा के साथ कैसा? तो ग्रहण योग लगा के बैठे हैं। ये ठीक नहीं है चंद्रमा के साथ। और बृहस्पति जो सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव बैठे हैं, एक तरफ से राहु एक तरफ से शनि ने मिलकर इनको पाप करते हुए दोष में डाल रखा है, पाप मध्यस्थ में है यहाँ पे। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि का पड़ना, और यहाँ पे केतु की दृष्टि का पड़ना, यहाँ पे मैंने यहाँ भी केतु लिख दिया था, केतु की दृष्टि का पड़ना, राहु का बैठना, यहां भी ग्रहण दोष, चंद्रमा यहां भी ग्रहण दोष है क्योंकि यहां का फल दे रहे हैं, और चंद्रमा यहां भी ग्रहण दोष, यानी चंद्रमा संपूर्ण रूप से पीड़ित हैं। और सप्तम भाव में जो है
वो ग्रहण दोष है, और सप्तम पति जो है कुंडली के अष्टम भाव में और पाप मध्यस्थ में यानी कि पाप कर्तरी दोष में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये परेशानी देने वाली बात है। यहाँ सुख भाव के स्वामी भी बनते हैं बृहस्पति और सप्तम भाव के भी स्वामी, ये अच्छा नहीं है। ये परेशानियों का साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ दाम्पत्य में परेशानी चलती रहेगी, तो इनको इन चीजों को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सूर्य की दशा है, सूर्य नीच के हैं, परेशानी निरंतर देते रहेंगे, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो सूर्य को इनको जो है वो अर्घ प्रदान करना चाहिए डेली प्रातःकाल। ओम घृणी सूर्यान मंत्र का इनको डेली जाप करना चाहिए 108 बार। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य के लिए यहाँ इनको पहनना चाहिए सूर्य की महादशा तक। नहीं तो सूर्य यहाँ बैठ के बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे, हड्डियों की समस्या देंगे, सिर में दर्द की समस्या देंगे, आंखों में समस्या देंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अस्थियों के कारक माने गए हैं, तो अस्थि रोग देंगे, तो परेशानी यहाँ पे इनको देंगे। अष्टम भाव है, पेट से संबंधित परेशानी देंगे, पेट में एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम चलती रहेगी इनको, और इनको है भी परेशानी आई है। तो यहाँ पे सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष क्या करता है, किसी भी ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो यहाँ पे एक मुखी रुद्राक्ष इनके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, मंगल के लिए एक हम मूंगा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मंगल डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, और मंगल भाग्य और धन का स्वामी है। हालांकि ठीक है, मूंगा पहनने के बाद हो सकता है थोड़ा क्रोध बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मूंगा इनके लिए यहाँ पे लाभदायक रहेगा। चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम दोष में है, बेशक यहाँ ग्रहण बना रहे हैं, फिर भी हम चंद्रमा के लिए इनको एक 2 मुखी रुद्राक्ष देंगे और शिव जी की आराधना करने को बोलेंगे, क्योंकि शिव जी इनके इष्ट देवता है। डेली मंदिर में जाएं, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएं, सोमवार के सोमवार जल में दूध मिलाएं और उसमें काला तिल डाल करके और तब भोलेनाथ पे चढ़ाएं। इससे चंद्रमा पे राहु केतु इत्यादि का जो प्रभाव है वो समाप्त होगा। तो शिव जी की आराधना करें, एक 2 मुखी रुद्राक्ष पहने, एक मुखी रुद्राक्ष पहने, और यहाँ पे मंगल के लिए मूंगा पहने, इससे इनको लाभ होगा। शुक्र को ठीक करने के लिए गाय को नित्य जो है वो चारा खिलाएं या गाय को भोजन करवाएं। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। ज्यादा से ज्यादा जो है सुगंधित परफ्यूम का उपयोग करें, क्योंकि जितना सुगंधित परफ्यूम का उपयोग करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, शुक्र आपके उतने अच्छे होंगे। तो अच्छे परफ्यूम का यहाँ पे उपयोग करें, इससे इनको लाभ होगा। और शुक्र के मंत्रों का जाप करते रहें, इससे इनको फायदा होगा। इन छोटे छोटे उपाय से ये जो है अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वैवाह यहाँ नहीं टूटेगा, वैवाहिक जीवन आपका चलते रहेगा। तो यहाँ पे सूर्य को हम ठीक करेंगे तो हमारी जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में आएगी, क्योंकि सूर्य के बाद भी इनको चंद्रमा की महादशा चलेगी, और चंद्रमा को यदि हमने ठीक नहीं किया, यानी इन्होंने अभी से ही शिव जी की पूजा आराधना नहीं की, तो आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वो चंद्रमा ऑलरेडी केमद्रुम दोष में या कह लीजिए ग्रहण दोष में है, जो मानसिक चिंताएं देते रहेंगे। चंद्रमा खराब होते हैं, सबसे ज्यादा मानसिक परेशानी देते हैं, और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन इत्यादि में चले जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और बहुत प्रकार के परेशानियों से परेशानी, स्त्री की कुंडली में चंद्रमा खराब होना मैंने आपको बताया है, थायराइड, ब्रेस्ट संबंधित समस्या, गांठ दे देना इत्यादि बहुत प्रकार की परेशानी यहाँ पे देते हैं चंद्रमा स्त्रियों को। तो ये सारे उपाय यदि करेंगे, शिव जी की आराधना करते रहेंगी, लाभ इनको होगा। जब शनि की इनको जब ढैया लगेगी, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें, इससे शनि की जो ढैया लगने वाली है उसमें भी इनको राहत मिलेगी। तो ये इनका विश्लेषण था। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आके कह सकते हैं। तो यकीन है आज का ये कुंडली विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।